भी पहुँचे हम अस्तल में। गुरुकुल होम स्टे है यहाँ पे, और यहाँ पे नर्सरी भी है और होम स्टे भी है। यहाँ बाहर के विदेशों से लोग गेस्ट हाउस यहाँ पे रात्रि विश्राम के लिए 1-1 महीने 2-2 महीने के लिए यहाँ शांति के लिए, शांति का वातावरण देखते हुए यहाँ रहने आते हैं। और अभी चल रही है हमारी चाय पानी यहाँ, अभी चाय पी रहे हैं और सभी लोग बैठे हुए। नौटियाल जी हैं, भाई साहब हैं, पेट्रोल पंप के मालिक और मालिक साहब हैं जिन मामा जी ने वो नर्सरी लगा रखी और रिटायर्ड वीडियो हैं। हेलो दगड़ियों, अभी हूँ मैं अस्तल नर्सरी में। यहाँ गुरुकुल होम स्टे अस्तल, और ये है नर्सरी यहाँ की। बहुत अच्छी नर्सरी बना रखी है और बहुत सुंदर अच्छे अच्छे पौधे लगा रखे हैं। और ये फूल भी हैं इधर लगे हुए, बहुत सुंदर सुंदर फूल हैं। और आप देख सकते हैं कि कितने प्यारे फूल लगे हुए हैं यहाँ। देखने के वो कितने सुंदर फूल हैं। पेड़ पौधे, आड़ू के पेड़, सैतूत के, और अमरूद और ब्लाइटी आड़ू, और बाहर जर्मनी और इन जगह होते हैं पेड़ पौधे, यूक्रेन बाहर के विदेशों के पौधे यहाँ लगाए हुए हैं अभी। अब आगे ये बहुत ही, अब जब ये फल देंगे तब इनको देखने आएंगे। अभी तो पौधे लगाए हैं। और इधर नर्सरी लगी हुई है, बड़े बड़ी फल फ्रूट के और आड़ू के हैं, और उधर केले लगे हुए हैं, देख सकते हैं आप। और इधर अमरूद है और ये सेब है। हर वैरायटी का पौधा है यहाँ, जो भी हमारे उत्तराखंड में होते पौधे वो भी है, और बाहर से भी पौधे लगा रखे हैं यहाँ। और बहुत अच्छी नर्सरी बना रखी है। आज मैं आयुष गुरुकुल होम स्टे में आई हूँ और यहाँ मामा जी मिले। तो मामा जी पूर्णानंद भट्ट, पूर्णानंद भट्ट, नाम तो नहीं बोलोगे मामा जी का? नहीं, और मामा जी ने नाम बता दिया अपना, हमसे बड़े हैं तो नाम निकालना अच्छा नहीं है। तो आई मैं यहाँ, तो बगीचा जब देखा तो मेरा मन बहुत उत्सुक हुआ कि क्यों ना हम जब मामा जी वीडियो से रिटायर्ड हुए, मामा जी वीडियो से रिटायर्ड होके और इतना बढ़िया बगीचा लगा रखा है यहाँ, सेब, आड़ू, पुलम और कटहल के पेड़। तो मेरा मन ये कर रहा है कि मतलब सभी जो कितने लोग बोलते हैं हम बेरोज़गार हैं, तो आज के डेट में जो मामा जी ने बगीचा लगा रखा तो इसमें बेरोज़गारी तो कहीं हो नहीं सकती। और मामा जी आपने किस तरीके से ये बगीचा लगाया, मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो मामा जी बताओ। अब तो ये बागीचा बहुत अच्छा है, बहुत देश विदेश से लोग यहाँ पर आते हैं, रुकते हैं। मैं जब भटवाड़ी में था तो भटवाड़ी ब्लॉक से मैं रिटायर हुआ और मैं अपना देहरादून चला गया था कि अब रिटायरमेंट के बाद आराम करूं और कुछ नहीं करना, अब देहरादून में अपना स्वास्थ्य लाभ देखूं। तो मेरे एक मित्र हैं, अभी 2 दिन पहले फ़ोन आया था उनका, डॉक्टर कमल टावरी। वो बहुत सीनियर आईएएस हैं और वो गृह सचिव भारत सरकार भी रहे हैं। और वो एक बार ऋषिकेश में आए और घूम रहे थे, तो उन्होंने किसी होटल वाले से पूछा, उसने कहा मैं पूछा ही तुम कहाँ से हो? उसने कहा मैं उत्तरकाशी से। उनका उत्तरकाशी से हो तब तो तुम इस आदमी को ज़रूर जानते होंगे। तो वो आदमी जानता था क्योंकि उसने मुझे टावरी साहब के साथ पहले भी देखा था। तो उन्होंने कहा पूर्णानंद भट्ट को जानते हो? उन्होंने कहा साहब जानता क्या हूँ, आपकी बात करवा देता हूँ। तो उसने मेरी बात करवाई और मुझे टावरी साहब ने देहरादून बुला दिया। उसके बाद हम देहरादून से गंगोत्री गए और हॉल्ट मेरे यहाँ किया। उस वक्त जिला मजिस्ट्रेट उत्तरकाशी श्रीवास्तव साहब थे, आशीष श्रीवास्तव। तो उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने उनके लिए कहा कि आप सरकारी बंगले में रहिए आराम। उन्होंने कहा मुझे जो नींद जो है भट्ट जी के यहाँ दरी पे आती है, उनके हॉल में आती है, वो नींद मुझे इन अघोषित कैद खानों में नहीं आती है। इसमें मेरा जीवन बीता इन अघोषित कैद खानों में। वो उनको बंगलों को अघोषित कैद खाना कहते हैं। वहाँ जो शुद्ध हवा मिलती है भट्ट जी के यहाँ, वो मुझे कहीं नहीं मिल सकती है। तो यहाँ आए तो उन्होंने मुझसे बहुत 1 हफ्ते तक लगभग रहे वो, लगभग मेरे हिसाब से। तो उन्होंने कहा यार ऐसा करके मैंने 56 किताबें लिख दी और मैं पलायन पे काम कर रहा हूँ उत्तराखंड के लिए, और मेरा उत्तराखंड कैडर ही था। तो
तुम ऐसा करो कि जो बच्चे यहाँ से बाहर जा रहे हैं और उनको यहाँ आप रोकने की कोशिश करो, मैं भी और आप भी मिलकर काम करते हैं। तो उन्होंने मुझसे पहले तो मिनरल वाटर का प्लांट लगवाया, उसमें बहुत पैसा लग गया, बहुत दिक्कतें आई, क्योंकि हिंदुस्तान में इंस्पेक्टर राज है और उससे कोई जीत नहीं सकता। हालांकि उसमें सिंगल विंडो है, इंडस्ट्री डिपार्टमेंट का सिस्टम है, लेकिन उसमें कई छेद हैं, कई विंडो हैं, हर जगह घूसखोरी के अलावा कोई काम नहीं होता, बिल्कुल भी किसी भी स्तर पे बिना पैसा दिए हुए काम नहीं होता। तो खैर जैसे तैसे मैंने, क्योंकि मैं आंदोलनकारी भी रहा, कम्युनिस्ट भी रहा, और मैंने लड़ाई झगड़ा करके जो भी है हमारा वो है कि अधिकार मांगने से नहीं छीनने से मिलता है। तो इनकी बड़ी बड़ी बॉम्बे तक, इनके हेड ऑफिस तक मैं लड़ाई लड़ता रहा। उसके बाद इन्होंने लोन सैंक्शन करके मैंने इंडस्ट्री इस्टेब्लिश कर दी, क्योंकि प्रेरित मुझे डॉक्टर कमल टावरी भी करते कि तुम कैसे कम्युनिस्ट रहे हो जो तुम इसको लोन नहीं करा सकते हो। तो उन्होंने भी मुझे, वो इंस्पायर हैं मेरे। तो जैसे तैसे मैंने इंडस्ट्री, उसमें मेरे कई मित्र हैं, कई दोस्त हैं, कई रिश्तेदार हैं जिन्होंने मुझे मदद की, चाहे मेरे भतीजे हैं चाहे बेटियां हैं, उन्होंने सब ने मुझे सपोर्ट किया। और मेरे दामाद हैं तो उन्होंने बहुत कॉपरेट मुझे किया और इंडस्ट्री उन्होंने खड़ी कर दी करीब 2 करोड़ रुपए की। उसके बाद उनका कहना था कि अब इसके सपोर्टिंग, ये इंडस्ट्री अगर नहीं चलेगी तो क्या करोगे। डॉक्टर कमल टावरी का कोई सपोर्टिंग बिजनेस दूसरा तैयार करो। तो उसके बाद मैंने ये होम स्टे का कॉन्सेप्ट मेरे दिमाग में आया, क्योंकि मैंने अब रिटायरमेंट के बाद एक ही जगह रहना था। तो मैंने फिर, मेरे पास ज़मीन थी 40 नाली ज़मीन, उस पर मैंने काम शुरू किया। इस बीच मुझे उसका पैरालाइसिस का अटैक पड़ गया, लेकिन मैंने कभी लाठी हाथ में नहीं ली और बगीचे में काम करता गया, पेड़ लगाते गया। जो आप आज कह रही हैं कि ये बगीचा कैसे, ये 4 साल की मेहनत है। 4 साल में जो इजराइल के टेक्नोलॉजी है, वो भी इतने जल्दी 4 साल में फलदार पेड़ तैयार नहीं कर सकता है, इतने जल्दी उनमें फ्रूटिंग नहीं होती है। मैंने ये बगीचा खड़ा किया जो आपके सामने आज है, और वो फल दे रहे हैं, सेब भी दे रहा है। और मैंने ऐसे वैरायटी उस पर लगाई है कि जो राजस्थान में भी होती है, तो गंगोत्री, हर्सिल और मुखवा में भी होती है। जैसे सेब है तो राजस्थान में भी आम हो रहा है, तो यहाँ भी आम हो रहा है। गंगोत्री में सेब हो रहा है, हर्सिल में, तो यहाँ पर भी 1000 हाइट पे हमने सेब पैदा किए कर रहे हैं। तो ऐसे कई चीज़ें हैं, नाशपाती है, पुलम है, आड़ू है, और रुद्राक्ष है, अंगूर है, और कई वैरायटी, कई चीज़ों की। वो मियाजाकी आम भी है, तो दूसरी चीज़ें भी हैं, वो तेज पत्ता, जड़ी बूटी, कटहल, ये सारी, अखरोट, बादाम, आड़ू, पुलम, ये सारे मैंने इसमें पेड़ लगा रखे हैं। करीब 60 किस्म की फल लगा रखे हैं और करीब 400 पेड़। तो ये 4 सालों का नतीजा, लेकिन कड़ी मेहनत। इंदिरा जी कहती थी, मैं उनका बड़ा फैन था इस बात के लिए, सन 65-66 की बात है कि आती थी उत्तरकाशी, तो कहती थी कि कड़ी मेहनत, दूरदृष्टि और पक्का इरादा अगर आपका है तो दुनिया में असंभव कुछ नहीं है। मेरे पास खोने के लिए, नौकरी तो रिटायर हो गया था, खोने के लिए कुछ नहीं था। तो डॉक्टर टावरी कहते कि पाने के लिए आपके पास सारा आसमान पड़ा हुआ है। तो उन्होंने मुझे बहुत गियरअप किया। और आज मैं अभी 2 दिन पहले उनका फ़ोन आया था, उन्होंने शायद, उसमें मेरी 1 साल से, उनसे 2 साल से बातचीत नहीं हुई थी, क्योंकि विदेश में जगह जगह घूमते रहते हैं। और वो तमिलनाडु में किसी यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर भी हैं, उसके पंचगव्य कोई यूनिवर्सिटी है, उसके वीसी भी हैं। तो शायद उनको फुर्सत नहीं होती। तो मैंने 1 आध बार कोशिश की भी, तो उनको फ़ोन लगा नहीं। तो कह रहे, उन्होंने कहा कि मैंने अपने उसमें देखा तो ये आयुष गुरुकुल होम स्टे आप ही का है। तो मैं इसे गुरुकुल की तर्ज पे, जो भी टूरिस्ट मेरे यहाँ आता है, अभी इस सीज़न में बहुत अच्छा काम किया हमने। मैं उनसे पैसे नहीं लेता हूँ फ्रूट्स के, वो अपने आप जाते हैं, अपने आप तोड़ते हैं उन फ्रूट्स को, अपने आप खाते हैं। और बहुत, एक बार नहीं 3-3 बार वो लोग आ गए हैं यहाँ 3 साल से, क्योंकि इस होम स्टे को 3रा साल है। तो 3-3 बार वो यहाँ आ रहे। मेरे तो और लोगों से भी ये अनुरोध है, जो युवा हैं, अगर वो कड़ी मेहनत करें, क्योंकि पहाड़ में हर आदमी के पास ज़मीन है,
वो अगर 20 पेड़ भी लगाता है तो उसका साल भर का राशन पानी और आजीविका का साधन उससे निकल आता है। एक गाय रख ले, बद्री गाय रखे, उसका लगभग 3200 से 4000 रुपये किलो दूध है। मार्केट उपलब्ध है, लोग पता नहीं करते हैं कि इसका मार्केट कहाँ है। और आजकल तो डिजिटली आप सब कुछ पता कर सकते हैं कि इसका मार्केट कहाँ है। यहाँ पे दालचीनी होती है, मैंने 22 पेड़ दालचीनी के लगाए हैं। मुझे दिल्ली खारी बावली से फ़ोन आ रहे हैं कि आपके यहाँ जितना हुआ है दालचीनी वो हमको दे दीजिए आप। तो अभी वो इतनी उसमें मात्रा में नहीं हो रहा है, लेकिन 1 साल बाद दालचीनी इतनी। हरड़ा मैंने लगाया, बहेड़ा मैंने लगाया, आंवला मैंने लगाया है, उसका पाउडर बन सकता है, मसाले बन सकते हैं। तो सब कुछ हो सकता है अगर आदमी में जीने की इच्छा है और कुछ करने की इच्छा है। तो सबको असंभव शब्द होता ही नहीं है। और कोई समस्या आती है तो समस्या के साथ समाधान भी जुड़ा हुआ है, उसके साथ साथ समाधान भी होता है। लोग कहते हैं साहब ये समस्या आ गई, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे सामने कितनी चुनौतियां आई, लेकिन कई चैलेंजेस आए, मैंने सबका सामना किया। और सबसे बड़े चैलेंजेस तो सरकारी मशीनरी है, ये कोई काम नहीं करते। तो लेकिन मैं उनको देहरादून से ख़रीदता हूँ पेड़ों को, जब इनसे नहीं मिलते हैं। तो ये मेरा कहना है कि हमेशा इंस्पायरिंग वो होना चाहिए और प्रेरणा मिलती रहती है। कई लोग हैं समाज में ऐसे जो कि बहुत अच्छी प्रेरणा देते हैं। यही मेरी सफलता का राज है। पलायन के मामले में जैसा आप पूछ रहे हैं, मेरे 10-12 आदमी यहाँ पे काम कर रहे हैं इसमें प्लांट में, जो मिनरल वाटर प्लांट है। हम गंगा जल भी भेजते हैं, हमने इसका भी वो परमिशन ले रखी है पानी उठाने की, तो देश विदेश भी जाता है। जो मिनरल वाटर है ये जापान की कोई कंपनी है, उसने जापान के पैरामीटर बहुत कठोर पैरामीटर हैं, उनको कोई जैसे कैसे कंट्री पूरा नहीं कर सकते। वो 5-6 बार हिंदुस्तान घूमे, उसके बाद हमारे पानी को ले गए लैब में, जापान में टेस्ट कराया, तो ये परफेक्ट निकला पीने के लिए। इसमें सारे मिनरल नेचुरल हैं। तो 10-12 आदमी उसमें काम कर रहे हैं। और मेरे समझ 2-3 आदमी, जब हमारा सीज़न चलता है तो होम स्टे में भी करते हैं और इस आयुर्वेदिक उद्यान में भी करते हैं। तो मैं समझता हूँ 25-30 लोगों को मैं इस साल रोज़गार दूंगा, जिससे लोग रुक। लेकिन दुर्भाग्य ये है कि दिल्ली में जाकर होटलों में लोग 5,000-10,000 के अंदर काम करते हैं। मैं 18,000 रुपये देने को तैयार हूँ और खाना देने को तैयार हूँ, रहने की व्यवस्था, लेकिन कोई काम करने को तैयार नहीं है। और जबकि मेरे पास इतना बड़ा काम नहीं है कि पत्थर तोड़ने या खुदाई करनी है, मिट्टी उठाना है। अब सिर्फ पेड़ों का है, उनकी निराई गुड़ाई है और किचन में काम करना है और कमरे देखने हैं। लेकिन मुझे वर्कर नहीं मिल रहे हैं 18,000 में भी, कि मुझे 18,000 रुपये दूँ और मुझे काम। तो पलायन निश्चित रुक सकता है। और अगर 10-20 लोग इस क्षेत्र में आगे आ जाएं, इलाके के, ज़िले के, और सरकारी मशीनरी जो है, हमारे सरकारी अधिकारी सिर्फ भाषण न दें नेताओं की तरह, जैसा नेता ऐसा होना चाहिए वो अरे कौन करेगा? आप शुरुआत तो करवाइए, लेकिन अधिकारी भाषण, वो नेता बन गए। अधिकारी जो हैं, चाहे वो जिलाधिकारी हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर ऑफिसर हो, चाहे वो नेता बन चुके हैं। वो सिर्फ भाषण, गोष्ठियों में भाषण देते हैं और जो भी गोष्ठी होती है उसको विकास भवन में करवाते हैं। वो फील्ड में अगर उसको गांव में करवाएं कि इन चीज़ों से बीमारी होती है, ये पेड़ लगाने चाहिए, तो मैं समझता हूँ कि सफलता, हरित क्रांति भी आ सकती है, श्वेत क्रांति भी आ सकती है। वो अपने ऑफिस में बुलाते हैं कि यहाँ आओ। जैसे एक अंग्रेज़ गए और दूसरे अंग्रेज़ दफ्तरों में बैठ रहे हैं, तो जब तक ये अंग्रेजियत ख़त्म नहीं होगी, अंग्रेजी शासन ख़त्म नहीं होगा, तब तक पहाड़ का भला होने वाला है। और एक बात तो मैं और कहूँ, इनने पलायन आयोग बनाया पौड़ी में, कोई मिस्टर नेगी उसके उपाध्यक्ष हैं। तो वो पौड़ी से ही पलायन कर गए, उन्होंने दफ्तर ही देहरादून शिफ्ट कर दिया। पहाड़ से ही जो दफ्तर शिफ्ट किया था कि पलायन पे काम किया जाए, यहाँ की सर्वे, वो अपने आप ही पलायन कर गए। तो इस देश का होगा क्या, इस पहाड़ का होगा क्या? और जो नेता हमारे यहाँ आए दिन सुनते रहते हैं, 800% विधायकों की संपत्ति बढ़ चुकी है, 800%। क्या विकास करेंगे वो? क्या गरीब आदमी का सुनेंगे वो हमेशा यही कहते हैं आप कर दूंगा, अगली बार जीतूंगा तब आपका काम कर दूंगा, ताकि वो उसको ज़िंदगी भर वोट देता रहे और उसका बंधुआ मजदूर बना हो रहे। ये प्रक्रिया जब तक ख़त्म नहीं होगी और आम आदमी इस बात को समझेगा नहीं, तब तक जो है विकास होना बहुत असंभव है। धन्यवाद मामा जी का। और मामा जी जैसे सोच सबकी रहे, तो हम आज जब मैंने देखा तो मामा जी की जो सोच है वो प्रेरणा मुझे भी मिल रही है। मैं भी सोच रही हूँ कि मैं मामा जी के जैसे बागवानी लगाऊं। और जैसे कि मामा जी बोल रहे हैं कि
बाहर बच्चे जितने बोल रहे कि बेरोजगार हैं ये, तो इस तरीके से जब 2-4 पेड़ भी लगाए तो अपनी बेरोजगारी तो ऐसे भी ख़त्म हो जाती है। और जैसे कि मामा जी बोल रहे हैं कि मैं 18,000 देने के लिए यहाँ तैयार हूँ, और फालतू बच्चे तो बाहर घूमने के लिए तैयार हैं, लेकिन 18,000 काम करने, क्योंकि काम करने के इच्छुक नहीं है और लगे रहते कि हम बेरोजगार हैं। और संघर्ष करने से हार नहीं होती है, अपना जुनून बढ़ा के रखो, और मामा के जैसे बागवानी लगाओगे तो भूखे मरने के दिन भी नहीं है। और आने वाले फ्यूचर में इस तरीके की बागवानी लगाओगी, सरकारी नौकरी के उसमें रहेंगे तो भूखे मरने के दिन है, और जब बागवानी लगाओगे तो भूखे नहीं मरेंगे, अच्छे से अपनी ज़िंदगी यापन करोगे। और मामा जी से प्रेरणा लेके और वीडियो के माध्यम से मामा जी की जो प्रेरणा है उसको देख के तो अपनी प्रेरणा को, मतलब इस बागवानी को लगाने से बहुत सारे लाभ हैं। धन्यवाद मामा जी का भी धन्यवाद है बहुत बहुत, जो ऐसी और आयुष गुरुकुल क्या बोला आपने, हाँ आयुष गुरुकुल होम स्टे में ज़रूर आएँ और मामा जी से ऐसी प्रेरणा लेते रहें जिस तरीके से मैंने भी ली आज। और मेरे मन में भी आज ये जुनून बढ़ गया कि मैं मामा जी जैसे बागवानी अपनी ज़रूर लगाऊंगी। और इसी तरीके से जिस तरीके से मामा जी ने वीडियो से रिटायर्ड हो रखे हैं, हम तो बेरोजगार हैं वैसे भी, हमें तो लगाना चाहिए, पर मामा जी तो वीडियो से रिटायर्ड हो रखे हैं। इनको तो क्या कमी थी, पेंशन आ रही थी, सब कुछ आ रहा था, पर फिर भी मामा जी का एक जुनून है, हुनर है कि मुझे ये करना है बैठ के। और कितना अच्छा आज हम 2 घंटे बैठे रहे मामा जी के साथ, यहाँ तो ठंडी हवा, अखरोट देखने के लिए, अमरूद देखने के लिए, कटहल के पेड़ देखने के लिए, कई वैरायटियों की चिड़िया देखने के लिए, इतनी अच्छी शांति थी कि बहुत ही अच्छा लगा यहाँ बैठ के। मामा जी की विचार सुन के बहुत अच्छा लगा। धन्यवाद मामा जी। थैंक यू, आपको आप लोगों सबका स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। और